प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की भांति कुछ अभ्यास प्रश्नों को जो विलयन की सांद्रता पर आधारित है हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें आज के वीडियो का जो प्रथम प्रश्न है 20% K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट भारानुसार विलयन की मोललता की गणना करें। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट जिसकी मात्रा 20% है का मोललता की गणना करना है। तो इस प्रश्न में चूंकि पोटेशियम कार्बोनेट 20% है तो इसका अर्थ है कि यदि 100 ग्राम हम पोटेशियम कार्बोनेट विलयन है या विलयन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट होगा, यानी 100 ग्राम विलयन में पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा 20 ग्राम और इसी अनुसार यदि 100 ग्राम में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट हुआ तो विलाय का द्रव्यमान 80 ग्राम हो जाएगा, यानी 100 - 20 80 ग्राम। यदि जल है तो विलाय जल यानी विलाय की मात्रा बराबर 100 - 20 यानी 80 ग्राम। हमें मोललता की गणना करनी है तो मोललता यानी K2CO3 विलयन की मोललता सांद्रता से हम जानते हैं कि अभिप्राय होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या जो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित होता है। तो मोललता बराबर विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। केजी में। और इस तरह से यदि विलय का मोल ज्ञात करना है तो विलय का द्रव्यमान 20 ग्राम और इस तरह से विलय का अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान यानी विलय का नंबर मोल n बराबर विलय का द्रव्यमान यानी 20 और बटे विलय का अणु भार मोलर द्रव्यमान यदि हम ज्ञात करेंगे तो 138 यानी K2CO3 पोटेशियम का 39 मोलर द्रव्यमानों का योग होता है गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 और प्लस 16 × 3, तो ये सब हम योग करेंगे तो 138। तो इस तरह से पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान 138 और इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम है तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से यह 20/138 इंटू 1000/80। और यदि हम इसे हल करते हैं तो हल करने पर 4 और इस भाग 4 करने 4 दूनी 8 और इसे यदि हल करेंगे तो 1.81 के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से 20% K2CO3 विलयन की जो मोललता होगी वह 1.81 के अंतर्गत होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिशत विलयन से हम मोललता की गणना कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 10 HCl विलयन के 100 ml को 10 यानी 10 सोडियम कार्बोनेट में मिलाने पर
प्राप्त मिश्रित विलयन की प्रकृति क्या होगी। यहाँ प्रकृति से अर्थ है अम्लता या क्षारकता, या अम्लीय या क्षारीय में से क्या प्रकृति होगी। तो 10 HCl यह अम्ल और 10 सोडियम कार्बोनेट यह जो है क्षार के रूप में व्यवहारित है। अतः हम जानते हैं कि किसी अम्ल क्षार विलयन में यदि मिश्रित करते हैं तो किसी अम्ल का एकांक तुल्यांक क्षार के एकांक तुल्यांक को उदासीन करता है। और इस तरह से यदि हम देखें तो चूंकि HCl मोनोबेसिक है, इसलिए 10 HCl ये समतुल्य होगा 10 NaCl के। और दूसरे यदि सोडियम कार्बोनेट 10 है तो चूंकि यह डाइबेसिक है, या ये कह सकते हैं कि इसमें इस लवण में 2 धनायन यानी धनायन पर 2 आवेश और ऋणायन पर भी 2 ऋण आवेश है। अतः यह या इसका यदि तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो इसका मोलर द्रव्यमान बटे 2 होगा। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो अम्लता है यह 2 है। तो इस तरह से यह 10 Na2CO3 में यदि तुल्यांक में देखें तो इसका 10 × 2 N तुल्यांक होगा, यानी 10 Na2CO3 ये समतुल्य होगा 10 × 2 N Na2CO3। और चूंकि समान तुल्यांक अम्ल का समान तुल्यांक क्षार को उदासीन करता है, अतः दोनों का हम यदि तुल्यांक देखें या मिलित तुल्यांक में ज्ञात करें तो 10 HCl का यानी अम्ल का तुल्यांक बराबर N × V यानी 10 N × V 100 ml है। और इस तरह से यह हो जाएगा आपका 1000 मिली तुल्यांक। और दूसरे यदि 10 सोडियम कार्बोनेट यानी 10 × 2N है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का मिली तुल्यांक मात्रा हो जाएगा 10 × 2N × 75 ml। और इस तरह से इसका मान जो है 75 × 150 यानी 1500 मिली तुल्यांक होगा। तो इस तरह से अम्ल का मिली तुल्यांक 1000 और क्षार का मिली तुल्यांक 1500 है, यानी 1500 है। इसका अर्थ है कि क्षार का मिली तुल्यांक अधिक होने के कारण इस मिश्रित विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। तो इस अम्लीय या इस मिश्रित विलयन की अतः इस मिश्रित विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। प्रायः बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अम्लीय क्षारीय प्रकृति ज्ञात करनी है तो प्रत्येक का मिलित तुल्यांक ज्ञात करते हैं, और जिसका मिलित तुल्यांक अधिक होगा वहीं उसकी प्रकृति या मिश्रित विलयन की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न के रूप में N/10 H2CO4 2H2O यानी ऑक्जेलिक अम्ल क्रिस्टलीय विलयन 200 ml आयतन के लिए, 200 ml बनाने के लिए आवश्यक ऑक्जेलिक अम्ल की कितनी मात्रा होगी। तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करनी है। क्योंकि N/10 और 200 ml बनाना है तो कितना हमें तोलना पड़ेगा। इसके लिए हम सामान्य सा जो है एक सूत्र
बता सकते हैं। यानी ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा, ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यक मात्रा, इसे हम स्मॉल w से संकेत कर सकते हैं, बराबर SeV अपान 1000, जहाँ S उस विलयन की सांद्रता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की नॉर्मलता। यदि मोलरता में दिया हुआ है तो यहाँ पर मोलरता हम ग्रहण करेंगे। विलयन की नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार, और V विलयन का आयतन। तो इस तरह से यदि मोलरता में यदि शक्ति दिया हुआ है तो यस मोलरता में हो जाएगा, और ई के जगह पर मोलर द्रव्यमान हम ग्रहण करते हैं, और भी आयतन, और उसके बाद 1000, ये अंक आप जानते ही हैं। तो इस तरह से ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यक मात्रा से ज्ञात करने से पहले हमें ई का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल डाइबेसिक अम्ल है, इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान बटे 2 करने पे इसका तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार और बटे उसका अम्लता, अम्ल की क्षारकता। तो इस तरह से बेसिसिटी से हम डिवाइड करेंगे तो H2C2O4, H2C2O4 2H2O, इसे ऑक्जेलिक अम्ल 1/2 हाइड्रोजन का प्लस C2 2 × 12 प्लस 16 × 4 प्लस 18, चूँकि जल का 18 होता है तो 2 × 18, और इस तरह से आपका ये 126 यानी 126 के अंतर्गत आता है। और इस तरह से तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का यौगिक भार बटे क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, और इस तरह से 126 बटे 2 यानी 60 × 120, ये 63 के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से यहाँ तुल्यांकी भार के रूप में 63 हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान M बराबर S यानी 1/10 × 63 तुल्यांकी भार × 200 आयतन बटे 1000। तो इस तरह से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार ऊपर 63 दूनी 126 और बटे 10 यानी 100, और इस तरह से 1.26 ग्राम। तो इस तरह से हम ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यक मात्रा की गणना कर सकते हैं यदि नॉर्मलता और आयतन दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न के रूप में N/10 HCl का 50 ml, N/20 HNO3 का 150 मिली और N/5 H2SO4 का 100 मिली को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। प्रायः इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अम्लों जिनकी सांद्रताएं दी हुई हैं, यदि एक में मिश्रित करते हैं तो उस मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, और उसी तरह का एक प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखते हैं कि मिश्रित विलयन का आयतन कितना होगा और उस आयतन में प्रत्येक अम्ल की कितनी नॉर्मलता हो सकती है। तो इस तरह से मिश्रित विलयन का आयतन बराबर मिश्रित विलयन का आयतन बराबर 50 HCl का
प्लस 150 HNO3 का और प्लस 100 ml H2SO4 का, और इस तरह से 300 यानी 300 ml विलयन का आयतन हो रहा है। अब 300 ml मिश्रित विलयन में HCl, HNO3 और H2SO4 की सांद्रता कितनी होगी, नॉर्मलता कितनी होगी, इसे हम सामान्य नॉर्मलता सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथमतः HCl की नॉर्मलता मानते हैं, यदि N1 है तो N1 इंटू मिश्रित विलयन का आयतन 300 बराबर HCl की नॉर्मलता यानी N/10 इंटू V50। तो इस तरह से N1 बराबर HCl की नॉर्मलता यानी N1 बराबर हो जाएगा N/10 इंटू 50/300। तो ये 10 से और 5 यानी 5, 5 6 60, और इस तरह से हम इसे यदि 1/60 n के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी तरह से हम 300 ml में HNO3 की सांद्रता क्या होगी, तो यदि HNO3 की सांद्रता यदि हम माने N2, HNO3 की मिश्रित विलयन में नॉर्मलता N2, तो N2 इंटू इसका आयतन 300 ml बराबर N/20 HNO3 की नॉर्मलता इंटू आयतन 150, और इस तरह से N2 बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं N/20 इंटू 150/300। तो ये आपका 2, और इस तरह से यानी 1/40 के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से HNO3 की जो नॉर्मलता होगी मिश्रित में N/40, और इसी अनुसार H2SO4 की हम नॉर्मलता, इसी अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में नॉर्मलता थर्ड H2SO4 की नॉर्मलता यदि N3 से संकेत करें तो N3 बराबर N3 इंटू 300 बराबर N/5 H2SO4 की नॉर्मलता इंटू आयतन 100, और N3 बराबर N/5 इंटू 100/300। तो इस तरह से 0 और N/15। तो इस तरह से ये H2SO4 और ये आपका HNO3 और ये हो गया HCl। अब मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, तीनों मिश्रित विलयन की नॉर्मलता, तीनों यानी HCl, HNO3 और H2SO4 की जो अंतिम नॉर्मलता है उनका योग के बराबर होता है। इस तरह से नॉर्मलता बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 यानी HCl की नॉर्मलता प्लस HNO3 की नॉर्मलता प्लस H2SO4, और ये आपका N/60 प्लस N/40 और प्लस N/15 के अंतर्गत आएगा। और इसे जोड़ने पर संयुक्त, तो इसे यदि हल करते हैं तो यह 13, इसका मान
हम लघुत्तम ले सकते हैं। और यहाँ पर 10 प्लस यानी 10n प्लस यहाँ पर 14 यानी 15 और प्लस यहाँ पर 40। और इस तरह से ये हल करेंगे तो 65/600 और ये 5 से काट सकते हैं तो 13/120 और n के अंतर्गत आएगा। या यदि दशमलव में हम हल करें तो 0.108 n के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका मिश्रित विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी, बराबर इतना मिश्रित विलयन की नॉर्मलता। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इस इकाई के यानी विलयन इकाई के मूल जो बिंदु है या मूल टॉपिक है उस पर आएंगे, विलेयता और द्रवों में गैस की विलेयता पर आधारित। अतः आज जो है बस इतना ही।